चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो ये सवाल जो है एनटीए ने पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल बार बार अपने एग्जामिनेशन में आप देखने को हो सकता है कि मिले। फिर से ये सवाल देखो, कोई निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो इसको करने का 2 तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, बट जो हमारा तरीका है, एक तो आप वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में एन, इस वाले फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो। 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर भाग गुणा करके आप उससे निकाल सकते हो। लेकिन हमने कहा कि इसको ऐसे नहीं करना है भाई, जो दिया गया उसको लिख लो और जल्दी से सॉल्व कर लो। कैसे होगा कि एक सर्टेन अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है, डबल हो जा रहा है 5 सालों में। तो मान लो कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल था, वो कितना था, पी था। अब 5 सालों में ये डबल हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि डबल होने का मतलब, अगर ये पी था तो डबल होने का मतलब 2p हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो डबल हो गया, यहां से कितना हो गया, 2p हो गया। कितने सालों में हो गया, तो ये कह रहा है कि 5 सालों में। कितना साल लगा इसको, तो 5 साल लगा, और ये p से हो गया 2p, मतलब दोगुना हो गया। जब भी ऐसा कहा जाए कि भाई हमारा कंपाउंड जो यहाँ पर ये जो है, ये जो हमारा सम है, वो इतने साल में डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, जो भी है, तो अगर ये 5 साल में डबल ट्रिपल जो भी हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, तो जितने ईयर में ये 2 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, जितने बार भी कहे। अब ध्यान रखना है कि अगर पहली बार यानी कि p से 2p होने में अगर इसको 5 साल लगा है, तो फिर यहां से यानी 2p से इसका 2 गुना यानी कि 4p होने में भी इसको 5 साल ही लगेगा। और अगर 4p है तो इसका 2 गुना यानी कि 4 गुना 8p होने में भी इसको 5 साल लगेगा। और 8 से आगे यानी 8 का 2 गुना यानी 16p होने में भी इसको कितना लगेगा, इसको 5 साल ही लगेगा। ठीक है, ये कितना पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा। तो ये 16 की जरूरत नहीं थी, बस हमें 8 गुना तक पहुंचना था। तो आप खुद देखो कि 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, तो मतलब कि अभी 200 बच्चे लाइव हैं। यस सर। और सूरज सर के लिए जो है एक बार आप लोग कमेंट में लिखो भाई। बच्चों, मैं आप सभी लोग से ये कहने आया हूँ कि जो कैप्सूल सीरीज सूरज सर प्रतिदिन 2 बजे लेकर आते हैं, और वो सप्ताह में 4 दिन ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, थर्सडे। हाँ फ्राइडे नहीं, 4 दिन वहाँ, थर्सडे तो 5 4 दिन ही है। ये 4 दिन किसी भी हाल में आप गलती से भी जो है, मिस्टेक से भी जो है, गलती से भी क्लास स्किप मत करना भाई, क्योंकि अगर आपको जीटी में बढ़िया नंबर लाना है तो तीनों सेक्शन पे आपको ध्यान रखना होगा, मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, है ना। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। सर लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं, लगता है सर आपके जो है बच्चे एकदम, बच्चे अब चाह रहे हैं कि फाड़ देंगे पकड़ के रीजनिंग में पेपर को। इस बार लग रहा है जीटी में खूब नंबर लाने वाले बच्चे, लाने वाले हैं ना। हाँ। तो हम ये कहने आया हूँ कि रोज 2 बजे, मतलब सप्ताह के 4 दिन 2 बजे आप जरूर से सर के लाइव क्लास में आइए, रोज क्लास कीजिए। और एक बार आग लगाओ भाई कमेंट में, आप लोग आग नहीं लगा रहे हो भाई, आग लगाओ भाई, एकदम कमेंट में आग लगाओ। क्या बात है, लग रहा है 250 लोग आ जाएंगे क्या, है ना। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आप पढ़ाइए सर, मैं जाता हूँ, समय बहुत कम बचा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ते हो, ये मेरी घड़ी को क्या हो गया भाई, कैसे खुल जा रहा है, समय खराब चल रहा है क्या मेरा, आप लोग का संख्या देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा समय बढ़िया चल रहा है। ये देखो, तो ये जो है P से 2P, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, कहेगा कि 5 साल में 2 गुना हो जाता है, फिर अगले 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो होगा क्या कि जो यहां पर ये क्या है, प्रिंसिपल है, फिर ये 2 साल बाद अमाउंट है, फिर अगले 2 साल बाद ये अमाउंट है। तो ये जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल के साथ में, ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है हर 2-2 साल में, तो ये अमाउंट ना जीपी में होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। जैसे देखो P से 2P हो गया 2 गुना, फिर यहां से 2 गुना हो गया, फिर यहां से 2 गुना हो गया, तो ये जीपी में होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर पहली बार
पहली बार ये दोगुना हो रहा है कितने सालों में, 5 सालों में, तो हर 5 साल में ये खुद का दोगुना, खुद का डबल करते चलेगा, खुद का डबल करते चलेगा हर 2 सालों में। तो 2 साल में यहां पर देखो 2p हुआ, फिर अगले 5 साल में, फिर अगले 5 साल में फिर इसका दोगुना हो जाएगा 4p, फिर अगले 5 साल में इसका दोगुना यानी कि 8p हो जाएगा। अब सवाल में पूछ रहा था कि कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगा, तो यहां पर p था और p से 8 गुना यानी कितना हो गया, 8p हो गया। तो 8 गुना होने में कितने साल लगे टोटल, तो 5 5 10 5 15, तो 15 साल लगे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये एनटीए ने सवाल ये वाला पूछ रखा है और ऐसे सवाल मैंने पेड कोर्स में भी आपको करवाए थे। अगला सवाल चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ए और बी एक जगह से शुरू करते हैं। ये सवाल जो है आपका कहां से आया है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस से सवाल आया है। ये सवाल एक बार देखिए फटाफट से और इसका जवाब दे दीजिए। क्या कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो कि दो लोग हैं और दोनों के दोनों क्या करें, एक ही जगह से, एक मान लो कि पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन आप जानते हो कि जनरली हम 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे पास, जो कि मेन डायरेक्शन होते हैं, फिर जिसको हम लोग मतलब मेन डायरेक्शन होते हैं, और इसके बाद 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे नॉर्थ हो गया, ये आपको जानते हो कि ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन, तो आप मान लो कि यहां से, यानी ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, तो ये मान लो हमारा ये प्लेस है और यहां से दोनों लोग चलना शुरू करते हैं। अब देखो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, एक को आप नॉर्थ ले जा सकते हो, एक को साउथ लेकर के जा सकते हो, आपकी मर्जी, आप ईस्ट वेस्ट भी ले जा सकते हो, बस अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। तो हमने कहा कि चलो एक आदमी जा रहा है मान लो ईस्ट में, तो ईस्ट में गया कौन, मान लेते हैं हम ए गया, कौन गया, ए गया। तो ए जा रहा है मान लो ईस्ट में और ये कितना गया है, सेम प्लेस एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच ट्रेवलिंग 20 मीटर्स, मतलब ये कितना जा रहा है, तो ये ना 20 मीटर चलता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी चलता है, वो भी कितना चलता है, वो भी 20 मीटर। तो मान लो यहां से यहां तक ये पहुंच चुका है। अब देखो कि ए देन टर्न राइट एंड वॉक 15 मीटर, तो ए इधर गया है, यहां से राइट किधर होगा, नीचे की ओर, और ये 15 मीटर, मतलब मान लो ये 15 मीटर हो जाएगा, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा। आगे कह रहा है कि बी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, तो बी जो है लेफ्ट में मुड़ता है। अब अगर आप इधर जाओगे तो लेफ्ट आपका नीचे की ओर होगा, और ये भी 15 मीटर ही चलता है। तो आप देखो अगर ये 15 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला भी आपका बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 15 है, ये भी 15 है, तो लगभग इसके पैरेलल में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ फार आर दे नाउ फ्रॉम ईच अदर। बहुत आसान सवाल है, आप खुद देखो कि ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, तो ये क्या बन गया, एक बन गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आप जानते हो कि ऊपर जितना होगा, मतलब ये वाला साइड बराबर होता है, तो ये 20 20 40, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल बहुत आसान आया था और ये पीवाईक्यू का सवाल है। जितना भी मैं सवाल आपको करवा रहा हूं सब के सब पीवाईक्यू वाले सवाल हैं। आगे बढ़ो, ये रहा अगला सवाल। ऐसा सवाल भी आपके सीयूटी में हो चाहे एनसीटी में हो, हर जगह ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सवाल देखो और इसको बनाओ तगड़े तरीके से। बढ़िया सवाल आपके सामने आ गया है। मैट्रिक्स को आपको पूरा करना है मैट्रिक्स को आपको पूरा करना है। देखो मेरा गला फंस रहा है क्योंकि रात में आपको पता है कि कल सर ने, जब सर लाइव आए थे तो वहां पे क्या हुआ कि आप लोग इतने संख्या में बच्चे आ गए कि सर ने बोला कि अब हम सबको टिकट करवा दे रहे हैं। तो हम लोग को टिकट हो गया था और हम लोग गए थे धुरंधर देखने, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं सोया हूं 3 साढ़े 3 बजे। तो अभी मैं जस्ट सो करके उठा हूं कुछ देर पहले। मैं आज नहाया भी नहीं हूं और जैसे जैसे जल्दी से कंटेंट बनाया, क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन दिया, ठीक है। पीवाईक्यू वाले सारे क्वेश्चन उठा के दे दिए और यहाँ पर जल्दी से हो गया, ठीक है। अभी जो है 3 बजे फिर से हमारी क्लास है पेड कोर्स में। 3 बजे से आज मेरी ही क्लास होगी क्योंकि विकास सर की क्लास 4 बजे होगी। तो 3 बजे भी आप लोग जुड़िएगा। वहां पे हम लोग रीजनिंग ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन, ठीक है। आज नया चैप्टर शुरू होगा। तो ये सवाल देखोगे, ये मैट्रिक्स का सवाल है। आप खुद से देखो कि भाई यहाँ पे देखना ना कि बाहर में एक ये सर्कल था। अब यहां से अगले स्टेप में देखोगे तो ये बाहर वाले को यानी सर्कल को यहां से गायब कर दिया। क्या हो रहा है ये, हाँ ये देखो, यहां से इस वाले स्टेप पे जाओगे तो सर्कल को गायब कर दिया। फिर यहां से ये वाले स्टेप पे जाओगे तो ये जो था बाहर यानी कि ट्रायंगल, उसको गायब कर दिया। यहां पे भी देखो कि बाहर में ये था स्क्वायर, उसको गायब कर दिया। अगले स्टेप में इस सर्कल को गायब कर दिया। उसी तरीके से जब यहां से यहां आओगे तो आपको ये बाहर वाले को गायब करना होगा, तो आपको कुछ अंदर वाला ऐसा बचेगा, ठीक है, ये वाला बचेगा, ठीक है, ये वाला आपको बचता हुआ दिखेगा। और जब यहां से आप
यहां आओगे तो आपको बाहर वाला ये ट्रायंगल भी खत्म हो जाएगा, तो बीच में आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क था, तो ये वाला पूछ रहा है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और फिगर वाला सवाल आपके सामने आ गया है और ये भी एनटीए ने पूछ रखा है। वह उत्तर आकृति जो चुनिए जो आकृति एक्स में अंतर्निहित है। ये इमीडिएट फिगर का सवाल है, एक क्लास में लूंगा अपने इस क्रैश कोर्स में। हो सकता है वो क्लास यूट्यूब पे भी मैं लेकर के आ सकता हूं। 2 से 3 घंटे का क्लास होगा और उसमें पूरा हम लोग ये जितना भी आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, जहां पर फिगर वाले सवाल होते हैं, वो सारे सवाल हम एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। 2 से 3 घंटे का क्लास होगा, तो हो सकता है कि वो क्लास यूट्यूब पे भी आए, तो आप लोग उसके लिए तैयार है ना। मैं एक क्लास जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए 300 लोग क्रॉस हो चुके हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार और मोहब्बत और क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट के लिए ढेर सारा धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग पहली बार हमारे क्लास में 300 का आंकड़ा पार हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है, इंडिविजुअल हमारे लिए, साथ ही साथ सबके लिए, आप सभी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सवाल आपके सामने आ गया है कि वह उत्तर आकृति चुनिए जो आकृति एक्स में अंतर्निहित है। तो कौन सा अंतर्निहित है आप बता दो। मतलब आपको ये देखना है, जैसे छुपन छुपाई अपने गेम खेला होगा ना, तो उसी तरीके से है कि इसमें ऐसा कौन सा फिगर छुपा हुआ है जो आपको यहां से देखने को मिल रहा है। कौन सा, मतलब इसको देखे, क्या ये वाला यहाँ पे छुपा हुआ है, आप देखोगे क्या ये वाला छुपा हुआ है, क्या ये वाला छुपा हुआ है, या ये वाला छुपा है, कौन सा छुपा हुआ है आप ये बताओ। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है और ये है, ठीक है। ये देखो ये छुपा हुआ है, आपको अभी दिख जाएगा, देखना ये देखो जो रेड कलर से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, आप समझ सकते हो ये वाला फिगर यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, कल मैंने एक सवाल आपको करवाया था कि जब लीनियर इक्वेशंस कट करते हैं, कई बार क्या होता है लीनियर इक्वेशन एक ही जगह पे कट करते हैं, तो जब एक जगह पे कट करेंगे तो हम कहते हैं कि उसका सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमने और भी चीजें बताई थी कि एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, जब कोई 2 लाइन है अगर एक ही जगह पे कट करे तो हम उसको कहते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। लेकिन दूसरा हमने कहा था कि जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई भी सॉल्यूशन यानी कि 0 सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन अगर वो ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक दोनों लाइन एक ही हो, एक के ऊपर एक कह सकते हो या दोनों लाइन सेम ही है मान लो, तो यहां पर देखोगे कि हर जगह कट कर रहा है, तो इस स्थिति में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। यहां पे आपको 0 सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पर केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो कल मैंने आपको करवाया था और इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं। जब एक सॉल्यूशन मिलता है तो a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। जब ये क्या होता है कि जब ओवरलैप कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ओवरलैप, तो यहां पे आपका देखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यहां पर a1/a2 बराबर यहां भी b1/b2 हो जाता है। और यहां भी होता है उसी तरीके का कंडीशन। यहां पे सवाल क्या पूछ रहा है कि p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं px + 3y + 5 = 0 8x + 2y - 3 = 0 समांतर है। अब समांतर है मतलब इस वाले कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो समांतर वाले कंडीशन में कल हमने आपको बताया था कि वहां पर क्या कंडीशन होता है, जल्दी से बताइए। जब समांतर होता है तो वहां पे कैसा कंडीशन बनता है, आप फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। समांतर वाला कंडीशन होता है तो हमने आपको अभी जस्ट बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था, और उसी चीज को अप्लाई करके a1/a2 समथिंग ऐसा कुछ बताया था, वो आपको याद होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पे क्या होगा, जल्दी से फटाफट से। दोनों समांतर है तो आपको पता है कि 0 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, 0 सॉल्यूशन होंगे, दोनों समांतर है। देखो क्या कह रहा है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और जब समांतर है तो कटेंगी नहीं कभी, और जब कटेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमने आपको बताया था कि वहां पर कैसा कंडीशन बनेगा, ठीक है, कैसा कंडीशन बनेगा। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमने कहा था, देखो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहां पर c1/c2 भी हो जाता है, और जब यहां पे 0 सॉल्यूशन है तो a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये इस वाले कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो आप कहोगे सर यहाँ पे a1 a2 क्या है, ये सब हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए क्या वाला, समांतर वाला, ठीक है, समांतर। तो जो समांतर है तो उसमें क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1 डिवाइडेड बाई b2। तो ये a1 b1 क्या है, तो a1 b1 है, जैसे ये देखो इसको हम लिखते हैं, जैसे ये है ना 3y क्या है, 3y + 5। अब यहाँ पे c कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पे c का मान कुछ है नहीं, देखो कुछ था, अच्छा px था ना, px था वहां पे px, तो px + 3y + 5 = 0। तो इसी को आप जो है तुलना करो, जैसे आप देखो समानता देखो, a1 x हो जाएगा प्लस
b1 वही हो जाएगा प्लस c बराबर 0। तो आपने तुलना किया तो a1 का मान कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है। तो a1 बटे a1 को क्या रख दोगे, p रख दोगे। a2 बराबर क्या आ जाएगा, उसी तरीके से इसको देखोगे तो यहां पे आप तुलना कर सकते हो इसको, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो नीचे 8 रख दोगे। b1 क्या आ जाएगा, b1 का यहाँ पर देखोगे 3 आ जाएगा, तो ये 3 रख दिया। b2 का मान यहाँ पर देखोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख दोगे। तो ये देखोगे 2 चौक 8 हो जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुतों का आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सवाल एनटीए ने पूछ रखा है, एनटीए ने पूछ रखा है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अलजेब्रा के 3 क्लासेस मैंने लिए थे और उसमें मैंने आपको अपने कोर्स में पढ़ा रखा था, ठीक है। किसी दिन यूट्यूब पे भी मौका मिला तो ये पढ़ा देंगे, बट अभी के लिए जो मैं करवा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है कि बस ये सेशन जो हमारा कैप्सूल सीरीज चल रहा है, अगर उसको भी सही से तुम फॉलो करके चले जाते हो तो जितने इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे वो यहां से कवर होते हुए आपको दिखेंगे। बस इतना करना है आपको कि जो बताया जा रहा है उसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उस रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको समझाते चल रहा हूं। तो ये सवाल देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/4, 1/5, 1/6। अब ट्राइंगल आप जानते हो कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब 3 साइड्स, एक पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल, तो ये मान लो हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के 3 भुजाएं हैं, ठीक है, 3 साइड्स हैं, 1/4, 1/5, 1/6 का इनका रेशियो है। अब देखो जब भी ऐसा रेशियो आपको दिया जाए, 1/6 यहां पे आ गया, सॉरी 1/4 है, पहले 1/4 है, अरे हटो यार, हाँ 1/4 है, फिर क्या है 1/5 प्लस क्या है अनुपात क्या है 1/6। तो जब ऐसा रेशियो आपको दे दिया जाए, जाहिर सी बात है आप देख रहे हो कि ये जो है इंटीजर में नहीं है, ठीक है, ये होल नंबर में नहीं है, ये इंटीजर में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जब वैल्यू आपको दे दिया जाए यहां पर आपको अनुपात में, तो आप क्या करते हो, इसको होल नंबर में या फिर कहें इंटीजर में आप इसको चेंज करते हो। कैसे चेंज करोगे, तो चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या करोगे कि 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालो। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बता दो जल्दी से। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे कट जाएगी। तो 6 5 30, 30 हो जाएगा, 40 40 40 नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा कर लेते हैं 6, 2 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, 1 2 और बचेगा, 4 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 आ जाएगा आपका एलसीएम। इसका मतलब है कि आप क्या करो कि एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो 4 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा। ये देखोगे 12 25 60, यानी यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 10 में 60, यानी कि 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनके जो साइड्स हैं उनके साइड्स का जो अनुपात आया है वो कितना है, 15:12:10 आया है। अभी मैं इधर ये मिटा देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक साइड कितना है, ये 15 है, दूसरा वाला 12 है, तीसरा वाला कितना होगा, 10 होगा, ऐसा है, ठीक है। अब ये 15 कोई जरूरी नहीं कि 15 ही होगा, क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है, रेशियो वाला मान है, तो हो सकता है कि ये 15 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, ये 12 का कोई मल्टीपल हो, ये 10 का कोई मल्टीपल हो, लेकिन मुझे नहीं पता है, बट ये अनुपात पता है हमें, ठीक है। तो आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो कि सर मान लो पहला भुजा है 15x, दूसरा है 12x, तीसरा कितना है 10x है। आप ऐसा भी मान सकते हो, यहां पर x, यहां पे x, यहां पे x रख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। या फिर आप चाहो तो इसके मदद से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने x मान करके मैं मान लो सॉल्व करता हूं, ठीक है। मान लेता हूं कि तीनों की तीनों भुजाएं कितनी है, 15x, 12x और 10x है। अब क्या रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 37 सेंटीमीटर। अब जानते हो कि पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब कि जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री हमारे पास पॉलीगॉन का, तो उस पॉलीगॉन के बाउंड्री को आप क्या करोगे, यहां पर ऐड कर दोगे। तो ये यहां पर 15x, पेरीमीटर कितना होगा 15x प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा 10x। ये दिया कितना दिया गया है 37 सेंटीमीटर। ये जोड़ दो तो 15 10 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 27। x बराबर कितना हो जाएगा 37। तो x बराबर कितना आ गया 37 डिवाइडेड बाई 27। अच्छा कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार बताना। 6 10 में 60, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है। पच्चीस, अच्छा एक सेकंड गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 37 आएगा ना, 10 10 20, 20 10 30, 37 आएगा जी, 37। तो ये कट गया। देखो तो x का मान कितना आया है, x का मान आया हमारे पास 1 आया, कितना आया है
x बराबर कितना आया 1, तो x बराबर 1 आया है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 15 है तो 15x होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 15 सेंटीमीटर। अब ये सवाल मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ इस त्रिभुज का बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछ दूं कि बताओ इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का जो है हमारे पास एरिया क्या होगा, तो क्या आप ये एरिया बता पाओगे। तो देखो एरिया निकालने के लिए यहां पर एक और फॉर्मूला होता है, लिख लो यहां पर जल्दी से। एरिया बराबर क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये क्या होगा रूट में, ठीक है। और एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब है एस बराबर क्या होगा, पेरीमीटर कितना है इसका, तो पेरीमीटर यहां पर है आपके पास कितना है, ये है पेरीमीटर आपके पास। टोटल कितना आया था पेरीमीटर हमारे पास, ये x बराबर 1 आया है, तो 1 1 रख दोगे तो सब कितना आएगा 37 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर कितना आ जाएगा 37/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। s बराबर क्या होता है, जो भुजा है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी जितना पेरीमीटर है उसका आधा होगा। और फिर यहाँ पे आप रख दोगे तो ये आपको एरिया मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। त्रिभुज के तीनों साइड्स यहाँ पे पता थे हमारे पास, एक था 15, एक था 12, एक था 10। तो जब तीनों पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हालांकि इस सवाल में कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 37/2 है और ये कटेगा नहीं, तो दशमलव में आपको सॉल्व करते करते आपको बहुत समस्या हो जाएगा। इसलिए ऐसा सवाल जनरली नहीं पूछा जाएगा इतना टफ कि कैलकुलेशन इतना कठिन हो जाए। बट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या यूज करोगे जब कल को ऐसा सवाल आएगा। तो इस सवाल का आंसर आपने जान लिया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो यहाँ पर जिनको क्रैश कोर्स में जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। ये प्राइस घट करके सिर्फ हो चुकी है कितना, सिर्फ हो चुकी है 499। तो अगर आपको ऐड होना है तो इसमें जुड़ सकते हो। और जो हमारा मॉक टेस्ट है वो कितना हो गया 149। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल हमारा अगला, एक घड़ी को सुबह 10 बजे ठीक किया जाता है। अब देखो, अब जो भी मैंने सवाल लाए ना, ये आपको लगेगा कि भाई अब ये सवाल का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले जो मैं सवाल करवा रहा था वो इजी थोड़े मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के सवाल थे, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं इसको आप मॉडरेट टू टफर की कैटेगरी में रख सकते हो। इजी तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ठीक है। जो भी सवाल अब मैं करवा रहा हूं इजी तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। तो ये सवाल देखो, बढ़िया सा सवाल आपके सामने आ गया है। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 10 AM इफ द क्लॉक गेन्स 8 मिनट यूनिफॉर्मली इन 24 आवर्स, देन व्हाट टाइम विल इट शो एट 7 PM ऑन द सेम डे। मतलब क्या है कि आप 10 बजे आपने किसी क्लॉक को आपने सेट कर दिया 10 AM पे, यानी 10 बजे सुबह, और आप देख रहे हो कि 10 बजे सब ठीक है, बढ़िया से आपने सेट कर दिया है। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो घड़ी है हर 24 घंटे में कितना 8 मिनट ऐड हो जाता है, 8 मिनट बढ़ जाता है। कैसे कई बार क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में देखोगे जो दीवार घड़ी होता है उसकी जो सुइयां होती है वो सुस्त हो जाती है, लेकिन ठंड के दिनों में वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो भी है गर्मी का प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि वो धातु से बना होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाता है और आदमी भी सुस्त हो जाता है। आप देखोगे कि गर्मी में आपको काम करने का कम मन करता है, लेकिन ठंड में आप देखोगे ज्यादा काम आप कर पाते हो, क्योंकि एनर्जी जो भी है टेम्परेचर बॉडी पे इफेक्ट डालता है उस हिसाब से होता है। तो उसी तरीके से घड़ी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 24 घंटा जो है वो हर 24 घंटे में घड़ी क्या हो रहा है कि 8-8 मिनट बढ़ जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि ये जो बात कर रहा है, हो सकता है ये ठंड का महीना हो, ठंड के महीने में ये बढ़ जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो हर 24 घंटे में 8 मिनट ये बढ़ जा रहा है, 8 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 10 बजे सेट किया गया है, तो 7 बजे शाम तक ये कितना टाइम दिखाएगा, ठीक है, कितना टाइम दिखाएगा, क्योंकि 24 घंटे में 8 मिनट गेन कर रहा है। तो जब हम 10 बजे हमने इसको सही से सेट कर दिया, तो 7 बजे, ये ऐसा तो है नहीं कि 7 बजे ये 7 बजे ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये हर 24 घंटे में 8 मिनट गेन कर रहा है। तो 7 बजे ना दिखा करके 7 बज के समथिंग मिनट होगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, क्योंकि 8 मिनट हर 24 घंटे में गेन कर रहा है। तो वही चीज हमको पता करना है। इस सवाल को करने के लिए क्या करोगे, बस आपको ये देखना है कि भाई ये गेन कितना कर रहा है। हमें पता है कि ये 24 घंटे में 8 मिनट गेन करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 आवर्स में कितना गेन कर रहा है, 8 मिनट गेन कर रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे, सर बताओ 1 घंटे में कितना गेन करेगा, यहाँ प्लस रख सकते हो, गेन कर रहा है तो प्लस है। तो 1 घंटे में, घंटा को इधर रहने दो, 24 को उधर ले जाओ, तो 8/24 मिनट ये गेन करेगा। तो 1 घंटे में कितना गेन किया, तो 8 3 24, यानी 1/3 मिनट का गेन यहाँ पे हो रहा है। अब हमें पता करना है कि जब ये 10 बजे सेट किया गया था 10 AM पे, 10 AM से 7 PM तक टाइम का गैप कितना है ये पता करो। 10 AM से 7 PM तक, तो आप देखोगे 6 हो जाएगा, मतलब 12 से 6 तक 6 हो जाएगा, 7 यानी 7 और 2 यहाँ पे 10 दोबारा देखो
10 से 12 पे जाओगे तो 2 घंटे, फिर 12 से 6 पे जाओगे तो 6, तो 6 2 8 और 7 पे जाना तो 1 घंटा और, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके पास 9 आवर्स का गैप है। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 घंटे में ये 1/3 मिनट गेन कर रहा है तो 9 घंटे में कितना गेन करेगा, तो 9 घंटे में आप बता दो कितना गेन करेगा, 9 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा इधर, तो यहां पर 3 तरीकी 9 मिनट यहां पे गेन करता हुआ आपको दिखेगा, तो सॉरी 3 मिनट गेन करेगा, तो 9 घंटे में 3 मिनट गेन करेगा। तो देखो सही क्लॉक अगर ये रहता, सही घड़ी रहता, यानी उसमें कुछ गड़बड़ नहीं रहता, तो यहां पर ये 7 बजे था तो 7 बजे ही दिखता क्योंकि सही घड़ी था, लेकिन क्योंकि ये घड़ी बिगड़ चुकी है, 8 मिनट गेन कर ले रही है, तो यहां पर 9 घंटे में ये कितना गेन करेगी, 3 मिनट, तो 7 न बज करके अब 7 बज करके 3 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिखाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सवाल मजेदार है, बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा सेशन, ठीक है, वीडियो को लाइक वाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चलो हाँ सर, हम श्योर सिलेक्शन में रिकॉर्डेड पढ़ के कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। जितने टॉपिक्स हैं वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बट मैंने कहीं ना कहीं जब आप लेक्चर देखोगे तो मैंने कहीं ना कहीं बता रखा होगा उसमें कि कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, क्रैश कोर्स में आप पूछ सकते हो, क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल है वो मांग सकते हो, क्रैश कोर्स में जितने चैप्टर्स मैंने दिए हैं वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे चैप्टर्स आप वहां से कवर कर सकते हो अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच आपने ज्वाइन किया है तब। तो आप बस इतना करो कि कॉल कर लो ऑफिस में नंबर पे, और जो क्रैश कोर्स का शेड्यूल है वो मांग लो, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही करा रहा हूं। ये देखो विकल्पों में से वह आकृति चुने जिसे दी गई आकृति के खाली स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो सब यहां पे बना हुआ है, यहां पे ये खाली है बेचारा, इसको पूरा करना है, तो ऐसा कौन सा फिगर हम उठा करके यहां पर फिट कर दे तो ये पूरा हमारा जो फिगर है पूरा हो जाएगा, ठीक है। अधूरा हूं पूरा कर दे, ऐसा कोई गाना था, ठीक है, तो ये आपको पूरा करना है। बताइए कि इसको पूरा कैसे करोगे। गुड आफ्टरनून लहरी, बताइए। अंशु कुमारी, सर क्लास कब तक चलेगा, क्लास 3 बजे लगभग से चलेगा। सर कूपन कोड बता दीजिए। रितेश जी मुझे नहीं पता है कूपन कोड क्या है, आप कूपन कोड के चक्कर मत पड़ो, आप सीधा जाओ प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करो एनसीटी कॉन्सेप्ट, आपको सीधा, शायद वो डिस्काउंटेड है ऑलरेडी, आपको कूपन कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको अलग से कुछ उसमें डालने की जरूरत है, वहां पे मिल जाएगा आपको। अभी 12 बजे तक ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही वो परचेज होगा, ठीक है। क्या आंसर, सुफिया बानो का सी आ रहा है, अंकिता नायक का सी आ रहा है, अभिनव धीमन का भी आंसर आ गया है, शिल्पा मौर्य, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, गेमर का भी आंसर आ रहा है सी, आलिवा साहू, मगलेश प्रजापति, छावी शुक्ला, अंशु प्रिया कुमारी, निकिता, मोनिका। ये देखो सवाल कौन सा रख दे कि यहां पर ये पूरा हो जाए। अब देखो देखो भाई, देखो देखो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि ना, ये बीच में तो है, बीच में ऐसा कुछ स्टार जैसा बना हुआ है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, यानी कि 3 है, यानी कि ये वाला साइड है यहां पे खाली है। इसमें तो देखो 4 जगह है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, हमको 3 ही ट्रायंगल चाहिए जो कि बगल में उसको घेरे हुए हैं। यहां पे 3 है, यहां पे 3, अब ये तो उल्टा हो गया ना, इसको यहां पे रखोगे तो ये वाला ट्रायंगल यहां पे आ जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हमको इस साइड में ट्रायंगल चाहिए नहीं, इस साइड में कोई ट्रायंगल हमें नहीं चाहिए, तो 2 तो गड़बड़ हो गए। अब इसमें और इसमें चेक कर लो, बताओ इसमें ज्यादा सही कौन सा लग रहा है। ये वाले लाइन यहाँ पे देखो कि पहले से है, तो ये वाली लाइन की जरूरत हमें नहीं है, सीधा सीधा ये वाला अगर हम रख दें यहाँ पर, ये वाला, तो हमको पूरा ये फिगर पूरा हुआ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमको पूरा करने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी जो आप लोग दे रहे थे। अब ये सवाल देखो, इस सवाल का जवाब आप दे रहे हो तो इसका मतलब आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया है। हाइट एंड डिस्टेंस का पिछले साल मैंने क्लास ले रखा है, 1 घंटे 39 मिनट का क्लास है, और उस क्लास में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पूरा बढ़िया से समझाया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो। अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सवाल देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 78 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द टावर सो ऑब्जर्व्ड। तो कितना होगा इसका हाइट, ये आपको बताना है। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले तो आपको एक फिगर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं सर बिना फिगर ड्रॉ करे हम बना देंगे, तो फिर आपको हो जाएगा दिक्कत, नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो पहले फिगर क्या कह रहा है वो समझ लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक समझो कि इधर क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, समझो ये क्या है, ये ना बिल्डिंग है, ऐसा कुछ शहरों में कैसे ऐसे बिल्डिंग होता है, ये समझो इधर बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा, छोड़, ये बिल्डिंग है, मान लो ऐसा ही एक लाइन, हमने ये लाइन क्या है, ये लाइन बता रहा है कि ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये इसका जो हाइट है वो कितना है, 78 मीटर है,
अब आगे कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हमने उस दिन बताया था, एक और सवाल करवाया था। अब देखो, अगर आप ये कैप्सूल सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने एक सवाल ऐसा करवाया था, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन वाला सवाल था, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का सवाल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यह है कि आप नीचे देख रहे हो, मतलब आप यहां पर इस बिल्डिंग पर खड़े हो और यहां से आप नीचे की ओर देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो वो बताएगा सवाल में, कि डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब ये तो बिल्डिंग है, इधर एक टावर है, ठीक है। अब ये टावर है, जैसे कुतुब मीनार समझ लो, इधर कुतुब मीनार है बिल्डिंग, लेकिन कुतुब मीनार से ऊंचा कैसे हो जाएगा बिल्डिंग, ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल ले लो, मान लो एक ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर, हाँ ये तो सरफेस होगा, ये तो ग्राउंड है, तो ये तो सब बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जब आप यहां से देखते हो तो एक यहां पर लाइन ऑफ साइट चाहिए, सीधा जो होगा, फिर यहां से क्या होगा, ये ना यहां से जब आप इसको देखते हो, मतलब इसके टॉप को, यहां से आप क्या देख रहे हो, इसके टॉप को, मतलब ये हमारे पास क्या है, टावर है, टावर के टॉप को देखते हो, और फिर आप एक बार टावर के बॉटम को भी देखते हो। तो जब टावर के टॉप को और टावर के बॉटम के देखते हो तो अलग अलग एंगल्स आपको बनता हुआ दिख रहा है। क्या कह रहा है कि एंगल आप डिप्रेशन जो है, यानी नीचे की ओर देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो यहां पर ये वाला कितना बन रहा है, नीचे की ओर जब आप देख रहे हो, यानी कि इसके बॉटम को देखते हो तो 45 डिग्री बनता है, यानी ये वाला डिग्री कितना हो जाएगा, 45 एंगल। और जब आप इसके टॉप को देखते हो तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, कल के एक सवाल में, कल या परसों के कैप्सूल सीरीज में जो भी हुआ था, पिछले कैप्सूल में एक मैंने बताया था तिर्यक रेखा के बारे में, यानी कि ये जो इंटरसेक्ट करता है एक तिरछी लाइन, इसके बारे में बताया था। और यहां पर हमने कहा था कि अगर आप ये एंगल और ये एंगल देखो तो दोनों बराबर होगा, अगर आप ये एंगल और ये एंगल देखोगे तब भी क्या होगा, यहां पर बराबर, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों पर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देखो ये हमने यहां पर काटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरीके से आप देखो कि ये वाली लाइन जो ग्राउंड वाली लाइन है और ये वाली लाइन दोनों क्या है, दोनों समांतर यानी पैरेलल है। तो इसको देखो, ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, तो जब कट करिए तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो तो अगर ये वाला 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अब आप सवाल बनाने के लिए रेडी हो, तो ये पहले तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, देन आपको थोड़ा सा किसके बारे में, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा जो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको बना पाओगे। अब देखो, हमने कहा कि आप ले लो ये ट्राइंगल, देखो ए बी और सी में। अच्छा, एक ट्राइंगल का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर ये 45 है, ये तो हमें पता है, ये तो राइट एंगल है, 90 है। अब ये अगर 90 है, ये वाला 45 है, तो सामने वाला भी, ये वाला भी कितना होगा, 45 ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ट्राइंगल का, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, एक ट्राइंगल में जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं फ्रेम से बाहर चला गया था काफी देर तक, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो आपको पता है कि अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 45 होगा। और एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर ये वाला भुजा, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाए, तो एंगल अगर बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर एंगल सेम है तो आमने सामने के, यानी कि दोनों एंगल के सामने, मतलब इसके सामने वाला भुजा ए और इसके सामने वाला साइड ये, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हो यहां पर कि अगर ये वाला एंगल बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा यानी कि ये और इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये इसकी ऊंचाई 78 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 78 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 78 मीटर हो जाएगी। कितनी, 78 सेंटीमीटर, मीटर है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 70 मीटर। चाहो तो आप यहां पर tan 45 भी लगा सकते हो। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हो जाएगा 78 बटे बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा BC। तो यहां पर देखोगे कि ये tan 45 का मान 1 होता है, तो BC इधर जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 78 मीटर। अब देखो ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब क्या करोगे आप, इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करोगे, इस वाले ट्राइंगल को। तो मान लो ये वाला क्या है, ये वाला ABC हो गया था, इसको मान लो D और इसको मान लो E। तो अब ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल कौन सा, AED में। तो AED में अगर आप देखो तो ये मान लो कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला हाइट कितना है, x है, ठीक है। ये वाला जो चाहिए यहां से यहां तक, ये मान लिया हमने x। तो यहां पे भी आप कर लो tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है,
ये परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना था x, बेस कितना है, अगर ये 78 है तो ऊपर वाला भी 78 होगा, तो ये हो जाएगा 78। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x/78, 78 इधर जाएगा, 78/√3 डिवाइड बराबर कितना हो जाएगा x। ये देखोगे यहाँ पर क्योंकि नीचे है √3 तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 78√3 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा x। अब देखोगे ये 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 से कटा रहे 26, 26√3 बराबर कितना आ गया x आ गया। तो ये x का मान आया है। अब हमें मान किसका पता करना है, ये वाला। क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, तो ये टावर है यानी कि EC का हमको हाइट चाहिए, EC चाहिए। तो EC कितना होगा, तो EC जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, आप देखो ये टोटल कितना है 78, अगर हम 78 में से इस x को घटा दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा, और ये जो होगा वही ये होगा, यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। तो हमें बस क्या करना है 78 में से इसको यानी x को घटा देना है। तो टोटल 78 था, 78 में से 26√3 घटा दो तो ये 78 हो जाएगा -26, और √3 का मान 1.7372 होता है, 1.73 रह दो। तो अब यहाँ पर 1.73 का आप मल्टीप्लाई करोगे 26 से, तो 6 3 18 हो जाएगा, और 17 छक्का 102 और एक कितना हो जाएगा 103, ठीक है। 36 18 का 8 हासिल 1, 6 7 42 से 43 के 3 हासिल 6 कम 6 ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 7 17 दूना कितना हो जाएगा 34। अब इसको हल कर दो, 8 6 3 9 4 और यहाँ पर 4 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगाओगे 44.98 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 78 ये क्या हो जाएगा 78 माइनस कितना हो गया 44.98, इसी को हटा दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो। मतलब इसमें से हम क्या करें 78 में से 45 घटा दो, क्योंकि ये लगभग 45 के बराबर है, तो यहाँ पर 45 घटा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 3 यानी 33 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल आपको लंबा लगेगा क्योंकि भाई नंबर चाहिए अगर आपको, तो ऐसे सवालों में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा इक्का दुक्का सवाल ही आता है, आपके पास समय नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ऐसे सवालों में थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अब मुझे समझाने में ज्यादा समय लगा है, अदरवाइज अगर आप खुद करोगे तो ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये कह रहा है, अच्छा एक सवाल आपके सामने आ गया, और ये सवाल कहां से आया, जीके जीएस का हमने एक सवाल आपके लिए रख दिया था, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर ये पीवाईक्यू तो नहीं है ना, पीवाईक्यू का ही सवाल था ये वाला, एनटीए ने पूछ रखा है सीयूटी के एग्जाम में, ये वाला सवाल सीयूटी ने पूछ रखा है ये सवाल, तो इंपॉर्टेंट है सवाल, कल को कहीं भी एनसीटी में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ के जाना है, इसका लेक्चर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अरे बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, मेरा गला फंस रहा है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी मैं, अब समय हो ही गया है तो 1 2 सवाल और बचे हैं, इसको कर लेते जल्दी से, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए फटाफट से सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ भूटान। भूटान से कौन सा है जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बाउंड्री शेयर नहीं करता है भूटान से, बताइए भूटान से कौन सा स्टेट है जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बताइए। इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो इस साइड वाला जो मैप है वो कुछ ऐसा आपको दिखता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा ना आपको, तो इधर ही देखोगे कि यहां पर ये क्या है भूटान है, ठीक है। तो ये कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर लगाता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, तब तो आप बताओगे किससे नहीं लगाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, ठीक है, ये असम से भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से ये मिलता है, कह रहा है कि डू नॉट शेयर बाउंड्री, तो यानी अरुणाचल प्रदेश तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ ये शेयर करता है, तो ये पूछ रहा है कि नॉट शेयर, तो अरुणाचल प्रदेश हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यानी कि ए बी सी हमारा आंसर होना चाहिए। तो त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम के साथ ये शेयर नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अच्छा आप चाहो तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज का ट्रिक भी याद रख सकते हो, BAAS, ठीक है, BAAS, B फॉर होता है बंगाल, ठीक है, क्या होता है बंगाल, A फॉर होता है असम, ठीक है, A फॉर होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, S फॉर होता है आपका सिक्किम। तो भूटान सिर्फ 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है, कौन कौन से होते हैं, बस, ठीक है, बी से हो गया भूटान भी समझ सकते हो, बी फॉर भूटान हो जाएगा, ठीक है, और भूटान से फिर क्या होगा BAAS, मतलब कि यहां पर
बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बात समझ में आ गया? आया सभी को समझ में? आगे बढ़ा जाए तो ये आप याद कर लेना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही हो सकता है वो पूछे कि म्यांमार के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर कर सकता है, पूछ सकता है ना, कल को सवाल पूछ सकता है। अभी तो क्या पूछा है, भूटान के साथ पूछा है, कल को म्यांमार के साथ पूछ सकता है। तो म्यांमार के साथ जो ट्रिक होता है, अरुणा की मामी, ऐसा कर सकते हो आप, अरुणा की मामी, अरुणा की मामी, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। मतलब क्या क्या हो जाएगा, अरुणाचल से, अरुणा से आप देख रहे हो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरु से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये किसके साथ बता रहे हैं हम, म्यांमार के साथ बता रहे हैं। किसके साथ, म्यांमार के साथ बता रहे हैं। तो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो है हमारे पास अरुणा की मामी। तो अरुणा की मामी यहां पर देख सकते हो। अरु से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो जाएगा आपका नागालैंड, और मां से क्या हो जाएगा, मी से आप जानते हो मिजोरम, और मां से यहां पर क्या हो जाएगा मणिपुर। तो ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या हो जाएगा नागालैंड। तो कल को म्यांमार से पूछे तो म्यांमार से भी 4 स्टेट हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, भारत के, अच्छा वही है आपका यहाँ पर ये पूछा गया है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सवाल मैं कहूंगा कि ये सवाल इजी है, ये सवाल आसान है। तो ये सवाल पढ़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जाते जाते तक। जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक वगैरह के भी चले जाइएगा। मॉक टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन है बहुत, नहीं जी, मैंने 8-8 क्वेश्चन उसमें है, हार्ड तो नहीं है, मैंने जितना पढ़ाया है लगभग वैसे ही सवाल है। अब देखो कि एग्जाम में ना क्या होता है कि 1-2 सवाल ऐसा हमेशा रहेगा जो आपको हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो या फिर आपको समझ में ना आए। जितना मैं सिलेबस कवर करवाया हूं 90% से एबव सवाल आप बढ़िया से बना पाओगे, लेकिन 1-2 सवाल ऐसे पक्का होंगे जो आपको नहीं आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको समझ ना आए, या फिर आपको समझ आए तो ऐसा लगे कि नहीं सर इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, तो आप उसको बनाओगे नहीं। कई चीजें हो सकती है। तो 1-2 सवाल हमेशा उस ग्रे एरिया में रहते हैं। कोई भी एग्जाम दोगे तो 1-2 सवाल हमेशा वैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप वो 1-2 सवाल वो रहता है कि आप क्या चुन पा रहे हो कि कौन सा सवाल बनाना है और कौन सा सवाल नहीं बनाना है, क्योंकि आपको यहां पर सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन वही लेगा जो कम समय में इजी सवाल जो होंगे और जो मॉडरेट लेवल के सवाल है उसको बना लेगा। अब जो टफ वाले सवाल में फंस के रह जाएगा, उसका समय चला जाएगा, तो उसका घाटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आ रहा है वो तो करना ही है, लेकिन जो नहीं आ रहा है ये भी चुनना है एग्जामिनेशन में कि कौन सा सवाल हमको नहीं आता है, कौन सा सवाल टफ है, किस सवाल में अगर मैं उलझ गया तो ज्यादा समय लग जाएगा, ये आपको चुनना होता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसे सवाल आएंगे, तो ये सवाल हो सकता है कि बहुत लंबा जाए तो इसको हम छोड़ देंगे। हाँ बाद में टाइम मिल जाए, अगर हमको बच जाए तो हम ट्राई कर लेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, ठीक है। ऐप ओपन क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा जी, आप एक बार देख लो ना, कुछ समस्या होगा, आप एक बार बात भी कर सकते हो। तो ये सवाल आप बना लोगे, बताओ, ये होमवर्क में दे दूं क्योंकि आसान सवाल है। बस इसमें क्या करना है कि 1960 का 12.5% आपको निकालना है। इसको हल कर दोगे, देखो 196 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1.25, इसको गुणा कर दोगे तो आपको यहाँ पर जो भी मिल जाएगा, आप गुणा करोगे, गुणा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से 6000 का 5%, 3000 का 9%, 11% ऑफ 2000 ये निकालोगे और यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, आराम से आप इसको गुणा भाग करके निकाल लेना। अगला सवाल देखो, 3 संख्याएं ए, बी और सी का योग 156 है। संख्याएं ए और बी 2.5 के अनुपात में है, जबकि बी और सी 1:9 के अनुपात में है। संख्या बी ज्ञात कीजिए, नंबर बी क्या होगा। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, ठीक है। ये सवाल देखो, ए बी सी, तो ऐसे सवालों में हमेशा जैसे 3 यहां पे संख्याएं हैं, अब ए और बी का अनुपात दे दिया है, ए और बी का रेशियो, और बी और सी का रेशियो दे दिया गया है। तो आप क्या करते हो ऐसे सवालों में, बस देखो ए और बी का अनुपात कितना दिया है, आप ये कहते हो कि सर 2:5 है, कितना है 2:5 है, और क्या है कि और बी अनुपात सी है। तो देखो बी का अनुपात यहाँ पे 5 है, तो बी अनुपात सी है, तो बी के नीचे बी लिखोगे तो यहाँ पर 1 अनुपात, तो सी का कितना है 9 है, तो ऐसे लिख दोगे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर मिक्स्ड रेशियो निकालना चाह रहे हैं। मिक्स रेशियो क्या होता है, मिक्स रेशियो का मतलब है कि जैसे यहां पर ए और बी का अनुपात दिया था, बी और सी का अलग अलग दिया है, मैं सबको मिक्स करके ए, बी और सी का रेशियो निकालना चाहता हूं। तो इसका एक ट्रिक है, समझ लो। ट्रिक क्या है कि जैसे ये 5 है तो यहां पे खाली है, तो ये क्या करेगा, ये 5 इसके बगल वाले में जाकर के कब्जा कर लेगा, ठीक है। ये 1 है, 1 के बगल में ये देखो यहां पर खाली है जमीन, तो इसको जाकर के ये कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो कब्जा होता रहता है, आपको पता होगा कि आपके घर में भी आपके जो मतलब आपके जो सगे संबंधी है जिसके साथ आपका वो होता है, जमीन जायदाद का वो बंटवारा होता है, तो उसमें भी आप देखो कि ये सब चलता रहता है, बहुत कॉमन है, गांव में तो खासकर बहुत कॉमन है, शहर में भी होता है। तो यहाँ पे ए, बी और सी
तो हमने कहा कि आप क्या करोगे कि तीनों का मिक्स फ्रैक्शन निकालोगे। अब ये 5 ने देखा तो भाई बगल वाला प्लॉट खाली है तो जाके कब्जा कर लिया, ये 1 देखा कि भाई यहाँ पर बगल वाला खाली है उसको कब्जा कर लिया। अब क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, फिर क्या आएगा 5 एकम 5, और यहां पर क्या होगा 5 9 45। तो ये क्या आ गया, ए बी सी का अब मिक्स रेशियो आ गया, मिक्स रेशियो आ गया। तो अब क्या करोगे, देखो तीनों का रेशियो आ चुका है, यहां पे दिया क्या गया है, दिया गया है कि तीनों का योग कितना 156। तो आप मान लो कि तीनों संख्याएं कितनी है, 2x है, अगला 5x है और अगला क्या है 45x है। तो ये तीनों संख्याएं हो गई, तीनों नंबर्स हमारे पास हो गए। अब कह रहा है कि तीनों का योग, तो तीनों को जोड़ दो, 2x प्लस 5x प्लस 45x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कह रहा है कि योग कितना 156 लिख दिया, 45 5 50 और 2 कितना हो जाएगा 52x इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 52 से ये कट जाएगा, ठीक है 52 3 बार में कट जाएगा। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3 आ गया। अब ये कह रहा है कि b संख्या कितनी है, तो b को आप देखो b कितना है 5x के बराबर, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, तो टाइम हो चुका है हमारे पेड क्लास का, तो अभी हम लोग पेड क्लास में मिलेंगे और मैं कुछ सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको जरूर से जरूर आप इसको घर पे बैठ करके एक बार ट्राई करिएगा। ये भी सवाल एनटीए ने पूछ रखा है, ये सवाल आपका रहेगा होमवर्क। तो 2-3 सवाल मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, एक पीछे भी दिया है, इसको आप रिप्लाई कर दीजिएगा बाद में। ये सवाल भी आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, होमवर्क है। अगला सवाल देखो, ये भी आपका, ये सवाल बहुत आसान है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसमें बस आपको अगर दिक्कत आ सकता है तो शायद इसमें आएगा थोड़ा सा, बाद बाकी और कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आप ये सब पढ़ रखे हो, ठीक है। तो ये 3-4 सवाल हमने आपको दे दिया होमवर्क, तो ये घर पे बैठ करके बनाओगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप चाहते हो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ना, तो ये अभी आज 12 बजे तक इसका जो प्राइस है, प्राइस घट करके कितना हो गया है